हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी 11th की केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 7 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है और ये 8वां लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, इसकी बात हम लोग करेंगे। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था, पर एग्जांपल्स हम लोगों ने नहीं देखा था मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आज हम लोग मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर उसके बाद उसके थ्रू हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि उस मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा, इस बात को समझेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग उसी में बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा बॉन्ड आर्डर क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने फॉर्म होंगे या कोई मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे डाइपोल मोमेंट पे, जिसको हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हो। तो डाइपोल मोमेंट देखेंगे, किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कैसा होता है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि आपको कोई कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है, उसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है ना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपने जब फजान रूल पढ़ा था इसी चैप्टर में, तो आपने देखा था कि आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये देखना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था पहले ही कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 14 या 14 से कम हो, तो उस केस में हम लोग ये देखते थे कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता था, सिग्मा 1s1 या सिग्मा 1s ऐसे लिखते थे। फिर ऐसे कामा करके लिखते थे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, ये लिखा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पाई 2p x, जो कि बराबर होता है इसकी एनर्जी किसके, पाई 2p y के। और जितना इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा पाई 2p x में, उतना ही इलेक्ट्रॉन पाई 2p y में भी भरा जाएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग सिमिलर होती है। ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है पाई स्टार 2px, फिर उसके बाद इसी के इक्वल होती है पाई स्टार 2py। ठीक। फिर लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 या 14 से कम होते हैं तो उस केस में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। नहीं तो अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो सीक्वेंस में करते चले जाओ। ये जो बात बाद में आ रही है ये वाली, ये ऐसे ही सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। ये पहले आ जाएगी, फिर बाकी ऐसे सीक्वेंस में चलता चला जाता है। देखो इसको आना चाहिए था पहले, लेकिन पहले ये चीज़ें आ गई हैं। तो ऐसा कब तक करोगे, जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 या 14 से कम हो, तभी तक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, अन्यथा उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, तुम्हें दिया गया है, पहले हम सभी के लिए ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ठीक। तो ऑर्बिटल्स हमें बनाना यहाँ से होता है, पहले हम सिग्मा 1s के लिए बनाएंगे। ठीक है। सिग्मा 1s यहाँ पे एटम्स होता है। यस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं। यहाँ नहीं दिखेगा, ऊपर थोड़ा बनाता हूँ। ठीक है। इस तरह से हम कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। ये है सिग्मा 1s, यस में एक ऑर्बिटल होता है। इधर भी वैसा ही बनाना होता है, सिग्मा 1s, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है। इस केस में ऐसे बनेगा। ठीक है। इसको ऐसे बनाना होता है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल आता है जिसकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल तक जाती है, यानी कि सिग्मा स्टार 1s रहेगा। और यहाँ पे एक लोवेस्ट पोजीशन पे जाएगा जिसकी एनर्जी लोअर रहती है, यानी कि वो होता है सिग्मा
1s सिंपली रहता है। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऐसे एनर्जी हाईएस्ट तक चली जाएगी तो इसके बाद आता है, क्या आता है, सिग्मा। देखो सिग्मा 1s हो गया, फिर उसके बाद हम लोग बात करें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद आता है, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना होगा सिग्मा 2s के लिए, तो मैं सीधे बना देता हूँ सिग्मा 2s। इसके लिए जब तुम बात करोगे तो यस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस के लिए चाहे जैसे बनाओ, चाहे 2s आए चाहे 1s आए, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, सीधे मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, ये बात तो समझ आ ही रही होगी ना। यस के लिए तो ऐसे ही बनेगा, जिसकी एनर्जी लोअर रहती है उसको स्टार से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको लोवेस्ट पोजीशन पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है उसको स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। ठीक, ऐसा ही ये भी बन जाएगा, ऐसा ही ये भी बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी जब मैं बात करूँगा, ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगा, पहले इसको बनाऊँगा फिर इसको बनाऊँगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई 2p x, पाई 2p x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे पाई 2p x की, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ ऐसे बनाना होगा। मैं यहाँ ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ही बना देता हूँ, बार बार क्यों बनाऊँ नीचे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का बना रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा एक यक्स का हो जाएगा, ठीक है, पी एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा एक पी एक्स, एक ये हो जाएगा जो पी एक्स रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पी एक्स रहेगा इस पे स्टार रहेगा, ये पी एक्स स्टार वाला रहेगा, और ये पी एक्स जो रहेगा ये पी एक्स नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये पी एक्स नॉर्मल रहता है। इसको भी कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ पाई 2p x। ठीक है, ठीक है ना। तो जब तुम x के लिए लिखे हो तो भाई एक ही ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। p के लिए एक ही ऑर्बिटल, क्योंकि x की बात कर रहे हो, y और z की बात तो तुमने किया नहीं। अगर यहीं पे मैं सीधे सीधे कह देता कि हम बात कर रहे हैं पाई 2p की, किसकी बात कर रहे हैं, पाई 2p की बात कर रहे हैं, x वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लिखता यहाँ पे एक ऑर्बिटल तो ना लिखना पड़ता हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 ऑर्बिटल लिखने पड़ते, क्योंकि तुमने सिंपली बात किया p ऑर्बिटल की, किसकी बात की हो, p की बात की हो। तो मैं यहाँ पे p के लिए 3 बना देता हूँ, ये 3 बन गया, ये भी 3 बन गया। ठीक है, ये भी 3, ये भी 3, ये स्टार वाला हो जाएगा, और ये पाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, पाई 2p है, पाई 2p, ये भी पाई 2p है। ठीक, इस तरह से लिखे जाते हैं एनर्जी के मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। तो जो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम रहती है, उसको पहले लिखते हैं। उसमें भी कुछ नॉर्मल वाले होते हैं ऑर्बिटल्स, कुछ मतलब कुछ बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मैंने बताया है। बाकी अभी मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है, तो पहले आप इसको देख लो कि किस तरह से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में सिंपली ये बार बार नहीं बनाने की जरूरत होती, इसकी पहली बात कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हमें खुद ही पता लगता है कि जो एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी उसकी हाई होगी, जो बॉन्डिंग में उसकी एनर्जी लो रहेगी, ये तो सबको पता है ना। तो क्या जरूरी है इसे बार बार दिखाना कि एनर्जी किसकी हाई है किसकी लो है? भाई वैसे ही तो पता चल जा रहा है। स्टार जिस पे है वो एंटी बॉन्डिंग, जिस पे नहीं है वो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी लो, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार जो है वो है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग के केस में एनर्जी होती है हाई, एनर्जी होती है हाई, एनर्जी इसकी हाई होगी। और जो नॉर्मल है बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग के केस में एनर्जी लो होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी लो रहेगी। बस सीधी सी बात है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है, कहाँ रखा मैंने मिटाने के लिए, हो गया, चलिए मिटा देते हैं।
ये तो याद ही हो गया होगा ना सबको, नहीं याद है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम था तो ऊपर में सटा के लिख देता हूँ। हाँ, मैंने क्या लिखा था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद क्या था, पाई 2p, पाई 2px, पाई 2py, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz, फिर क्या था, पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आ रहा था, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये मैंने कहानी लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये फार्मूला तुम्हें याद ही होना चाहिए, ऐसे ही सीक्वेंस में तुम्हें भरना है। जैसे मैं एग्जाम्पल पे बात करूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर में अगर हम बात करें, ठीक, जैसे तुम्हें दिया गया है कौन सा मॉलिक्यूल ले लूं, कोई सा भी ले लो, ठीक है, कोई सा भी तुम लेकर देख सकते हो। जैसे मैं बात कर लूं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए। O2 मॉलिक्यूल जब तुम्हें दिया गया है तो इस केस में तुम पहले कैसे भरोगे, देखो जरा, आपको तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है ना, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर भाई कम पड़ रहा है तो मत भरो भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो जरूरी थोड़े ना है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, बाकी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, जितना ऑर्बिटल है सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हो, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल में, विपरीत स्पिन के, अपोजिट स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना भी ऑर्बिटल बना है सब में, चाहे यहाँ पे देखो पी का होगा कि पी में 3 ऑर्बिटल, अरे भाई यहाँ पे एक्स नहीं लिखा है, यहाँ पे वाई नहीं लिखा है, यहाँ पे जेड नहीं लिखा है, लिखा है ना, तो यानी कि पी के तीनों ऑर्बिटल्स तो अब अलग अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब एक पी में तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, ठीक है ना, नहीं तो सोचो जो सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, पी में हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। अब तुम्हें पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तो 2 इसमें भर दो, एक इसमें भर दो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, नहीं तो सोचो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे तो मैं इसमें 2 भर दूं, इसमें भी 2, कहाँ से लाओगे, 3 इलेक्ट्रॉन थे ही ना तुम्हारे पास, तो इसमें 2 भरोगे, इसमें 1 भरोगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी भी नहीं कि बराबर ही इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे भाई, जब बच रहा है और मतलब कम बच रहा है तुम्हारे पास तो कम ही भरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो O2 के लिए तुम बात करोगे, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16, 16 में तुम कैसे भरोगे, देखो पहले तो तुम्हें सिग्मा 1s में भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तुम्हें भरना है सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तुम्हें भरना है फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, अच्छा हाँ। अब तुम्हें भरना है पाई 2px वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, और भरना है तुम्हें पाई 2py वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 10 2 12, अभी 12 हुआ है, ठीक। फिर तुम्हें भरना है किसमें, सिग्मा 2p जेड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 12 2 14, ठीक है। फिर तुम्हें भरना है पाई स्टार 2p एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और भरना है पाई स्टार 2p वाई में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात बराबर हो गई, हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 2 14 2 16 तो 18, ठीक है ना। तो 18 8 2 16, अरे यार 16 ही भरना था, मैंने 18 कैसे भर दिया भाई। तो यहाँ पे बात तुम्हारी गड़बड़ा जा रही थी क्योंकि तुमने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था टोटल, तो अब क्या करोगे, जब 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसमें 1 भरोगे, ठीक है, इसमें भी 1 ही भरोगे, ध्यान देना, नहीं कहो कि इसको मैं 2 भर दूं इसमें 0 रख दूं, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है, ऐसा नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें भी आना चाहिए। अगर कह दो 1 इलेक्ट्रॉन था, कह दो कि 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था तो मैंने इसमें भर दिया, तो तब इसमें 0 कर सकते हो। अगर इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें तब 0 हो सकता है। यानी कि जब तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तब सोचो कि इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है बराबर होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे ध्यान देना। अब मैं कह रहा हूं कि
इसी के एग्जांपल में मैं तुम्हें बता देता हूँ बॉन्ड आर्डर, ठीक है। बॉन्ड आर्डर यहीं पे बता देता हूँ, हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था बॉन्ड आर्डर, यहाँ पे भी बता देता हूँ बॉन्ड आर्डर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। जब हम बॉन्ड आर्डर की बात करते हैं, ध्यान देना, हाँ, बॉन्ड आर्डर की जब तुम बात करोगे, बॉन्ड आर्डर, या यहीं पे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, ठीक है। बॉन्ड आर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक ही जैसे, मतलब एक ही जैसे ज्ञात किए जाते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की हम लोग बात करते हैं, तो इस केस में ध्यान देना, तुम्हें लिखना होता है, ध्यान देना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी भी। तुम्हें क्या करना है, अगर बॉन्ड आर्डर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं माइनस कर देना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने, उसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। अब इसमें कह दिया जाए, ये जो मैंने 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसमें बोल दिया जाए बॉन्ड आर्डर बताओ, तो कैसे बताओगे, ठीक है ना। ये बातें मैं बताया हूँ, इसको मैं इसीलिए थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जब मैं इसमें बात करूँ ऑक्सीजन में O2 का बॉन्ड आर्डर, O2 के बॉन्ड आर्डर की बात करें तो O2 के बॉन्ड आर्डर में ध्यान देना, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिसपे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, हाँ नहीं ये तो इसमें आ रहा है, मैं इसे दिखा दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, और ये सब बॉन्डिंग के हैं, ये भी बॉन्डिंग का है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो तुम्हें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन में से माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, 2 2 4 4 4 8 8 2 8 2 कितना 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब भाई जो बच रहा है वो सब एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा, कितना बच रहा है 16 इलेक्ट्रॉन था तो 6 ही बचेगा, बटे 2 कर दो, सीधी सी बात है। तो ये आएगा आपका 2, कितना आएगा 2 आएगा, इसका बॉन्ड आर्डर 2 आएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कितने बनाएगा ऑक्सीजन, 2 ही बनाएगा। O2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बनते हैं 2, कितने बॉन्ड्स 2 बॉन्ड बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड आर्डर बराबर ही होता है। और ध्यान देना, जिसका बॉन्ड आर्डर नहीं आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लो मैं आपको कुछ इस तरह से दूं, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, ये एग्जांपल जरूर लिखना और ये बॉन्ड आर्डर भी लिख लेना, ये जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बॉन्ड आर्डर, क्योंकि बॉन्ड आर्डर ही बताएगा कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड आर्डर आ रहा है, जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर आएगा उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, नोट डाउन कीजिए, ओके। चलिए मिटा देता हूं इसको, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ये फार्मूला जरूर याद रखना। हाँ, अभी जैसे मैं हीलियम के लिए बात कर लूँ, हीलियम के केस में ध्यान देना, हीलियम का मॉलिक्यूल तुम्हें बना दिया गया है, कह दिया गया कि तुम्हें हीलियम का मॉलिक्यूल दिया गया है और एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हीलियम मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तुम 4 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, हो गया ना 4। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में तुमसे कहा जाए बॉन्ड आर्डर बताओ, तो बॉन्ड आर्डर कैसे बताओगे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड आर्डर इसके कैसे बताओगे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग के 2 बाई 2 0, तो इसका बॉन्ड आर्डर जब 0 आ रहा है, ध्यान देना, इसका बॉन्ड आर्डर जब 0 आ रहा है तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका बॉन्ड आर्डर 0 आया वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ भी आ सकता है बॉन्ड आर्डर, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, पर 0 नहीं आना चाहिए। 0 आया तो वो क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी में, इतना मैंने बताया, बॉन्ड आर्डर भी मैंने बताया, समझाया, आसान है बॉन्ड आर्डर, सिर्फ फार्मूला याद रखो, डायरेक्ट रखो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें सिखाया ही कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो जो ऑर्बिटल बनाते हैं ऐसे एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि कौन बॉन्डिंग में है, कौन एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है। अब इससे ये भी तो पता लग जाएगा कि बॉन्डिंग वाले की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ये बात तो तुम्हें पता ही लग जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मैंने तुमको बताया, अभी मैं स्टेबिलिटी की बात कर लेता हूँ। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी के केस में तुम्हें यह ध्यान देना होता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल। और ध्यान दीजिएगा, एनर्जी क्या होनी चाहिए उसकी, एनर्जी लो होनी चाहिए। अगर एनर्जी लो है तब वो स्टेबल है। सीधी सी बात है कि स्टेबिलिटी जो होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, कोई मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के। और सीधी सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी के। अगर एनर्जी उसकी ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेबिलिटी की जब बात करते हो किसी भी मॉलिक्यूल के कि कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो डिपेंड करता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहे। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, ठीक है, याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हमने किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 या 14 से कम हो तब। अगर मोर देन 14 आ जाए तब क्या करोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मोर देन 14 आ जाए तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 या 14 के इक्वल हो जाए तब, ठीक है। यहाँ पे सीधे से मैं लिखता हूँ मोर देन 14 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूँ, मोर देन 15 कर दूँ इसको, मैं मोर देन 15 या 15 के इक्वल, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 15 या 15 से ज़्यादा हो तब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा, पर एक जगह पे परिवर्तन कर देना है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब ये जो बाद में आ रहा था ये पहले आ जा रहा था, तो इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, अब आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसको बंद कर दो। फिर इसके बाद लास्ट में लिख देना है सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे कर देना है, काम खत्म। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 या मोर देन 15 आ जाएंगे तो उस केस में, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं क्यों कह रहा हूँ। अभी तो आपने सोचा होगा कि आपने तो ऑक्सीजन का करके दिखाया, ठीक है, तो ऐसे आपने क्यों नहीं किया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग हो जाता है, मेरी बात ध्यान सुनना। ये जरूरी नहीं कि 14 है या फिर किसी का इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 15 है या उससे ज़्यादा है, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीधे सीधे, तो तुम्हें सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला फॉलो करना होता है, ये जो लिखा गया है, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना होता है, ना कि ये हमेशा अप्लाईकेबल होता है, ये वाला बहुत कम ही अप्लाईकेबल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी एग्जाम्पल की, किसकी बात कर लेते हैं, ये अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑलवेज अप्लाईकेबल है, ऑलवेज अप्लाईकेबल, ठीक, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम चर्चा करें, आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया गया है, कौन सा दे दिया गया है तुम्हें, N2 नहीं ऑटो
मैं कौन सा लूँ, मैं ले लेता हूँ Cl2, ठीक है। अच्छा Cl2 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, छोटा सा लेते हैं। F2 ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हें फ्लोरीन मालिक्यूल दिया गया, इसको चेक करो क्या F2 मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो तुम, कीजिएगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार। अच्छा मैं ऐसे ना कर दूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो लिख रखा हूँ पहले से। इसमें 2 भर दूँ, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, ठीक है, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2। चेक कर लो कितना हो गया, होना चाहिए कितना, 9 होता है तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14, ठीक है, यहाँ तक भर लिए हो। अब यहाँ पे आ जाओ, 14 हो गया, 2 फिर 2, ठीक, 14 4 18 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसके जब तुम बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे, ध्यान देना, इसके जब तुम बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना, जो बच रहा है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। कितना बच रहा था, 8 बच रहा है बाई 2, ये कितना आया, 2 बाई 2 कितना आता है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1 आया, याद रखिएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, खुला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट को द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है हिंदी में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब क्या है, सदिश राशि का मतलब है जिसकी डायरेक्शन हो, जिसको वेक्टर के फॉर्म में तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके केस में जब हम बात करते हैं म्यू की, ठीक है, या फिर इसको हम पी पे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाइंड आउट किया जाता है चार्ज और किससे, डिस्टेंस से। सीधी सी बात है कि द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो तुम्हें चार्ज देखना है, किस पे चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, इसको चेक करना है मॉलिक्यूल में किस पे चार्ज ज़्यादा है, या फिर हम बोले कि डायरेक्शन किधर को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन किधर को, विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन किधर है उसको चेक किया जाता है, वो चार्ज कहलाता है, ठीक है। फिर हमें डिस्टेंस भी चेक करना होता है कि उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, उस डिस्टेंस को हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है, उसके बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है, इसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर हमें डाइपोल मोमेंट चेक करना होता है तो डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए भी मॉलिक्यूल्स भी कई तरह से होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक होते हैं तो कुछ पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो इसके केस में हमें ये ध्यान देना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, इस केस में अगर हमें डाइपोल मोमेंट चेक करना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो ध्यान देना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भी दो कंडीशन बन सकती है। एक क्या बन सकती है कि वो होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक का मतलब एक ही जैसे उसमें एटम है, और दूसरा हो सकता है इसमें हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक का मतलब ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं,
ध्यान दीजिएगा, जब हम होमो एटॉमिक की बात कर रहे होते हैं, जब हम होमो एटॉमिक की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें एग्जांपल तुम ले सकते हो O2 की, इसमें एग्जांपल ले सकते हो N2 की, और किसका एग्जांपल ले सकते हो इसमें H2 की ले सकते हो, ठीक है, H2 का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, और तुम इसमें ले सकते हो Cl2 के एग्जांपल, ठीक है, एटसेट्रा। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो कि होमो एटॉमिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, होमो एटॉमिक के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। होमो एटॉमिक के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। म्यू क्या आता है? जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? ध्यान देना, क्योंकि जब होमो एटॉमिक है, सेम तरह के एटम्स हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समान होती है, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, बिकॉज बोथ atoms having same electronegativity, because both atoms having same electronegativity, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो उस केस में ध्यान देना, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है तो भाई कौन सा एटम किसको खींच पाएगा, किसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा? नहीं ना, दोनों का जब इक्वल हो जाता है, डायरेक्शन इक्वल हुआ, क्या हुआ, डायरेक्शन मान लो इधर को भी जा रहा है उतना, उधर को भी जा रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, वेक्टर से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक। तो इसीलिए जो मोनोएटॉमिक होता है, मोनोएटॉमिक टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोएटॉमिक में मोनोएटॉमिक क्यों कह रहा हूँ, होमोएटॉमिक टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उसमें जो दो एटम्स हैं वो समान हैं, तो उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो आया, ध्यान देना, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो आया, म्यू क्या आया, जीरो आया, तो उस केस में वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुव अणु होता है, और जिसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ आएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक, ये बात याद रखिएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक। अभी जैसे मैं हेट्रोएटॉमिक की बात करूं, तो हेट्रोएटॉमिक में मैं ले सकता हूं, डाइएटॉमिक के केस में हेट्रोएटॉमिक की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें HCl दिया गया है, तुम्हें HF दिया गया है, तुम्हें दिया गया है हाइड्रोजन आयोडाइड दिया गया है, और तुम्हें दिया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम्हें चेक करना है कि ये हेट्रोएटॉमिक है, ये हेट्रोएटॉमिक है या फिर सॉरी इसका डाइपोल मोमेंट आएगा या फिर जीरो आएगा, हेट्रोएटॉमिक तो है ही, सीधी सी बात है, ये हेट्रोएटॉमिक है ही, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, ये आयोडीन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर हेट्रोएटॉमिक है तो हेट्रोएटॉमिक के केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उधर को टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को जाने की, तो डायरेक्शन किधर से किधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे तुम्हें HCl दिया गया है, तो HCl के केस में डायरेक्शन इधर होगा, तुम्हें HF दिया गया है, HF के केस में डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में आयोडीन की तरफ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ब्रोमीन की तरफ, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। पर कहानी ये होती है कि इसमें अगर हमें चेक करना है कि कौन ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण शो कर रहा है, कौन ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, तो उस केस में तुम्हें ये बात पता करनी होगी, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलते हो, डिस्टेंस, ठीक, उसको सेंटीमीटर में लिखा जाता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इससे चलना होता है। पर यहाँ पे बात ये होती है कि हम चार्ज से चलेंगे, डिस्टेंस से नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है चार्ज की होती है। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो चार्ज के केस में तुम्हें ज़्यादा देखना होता है, डिस्टेंस कम देखना होता है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है, पता करने का। ध्यान देना, चार्ज कहाँ से डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, ठीक है। डिस्टेंस की तुम बात करोगे, डिस्टेंस उनके एटम के साइज पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं दो एटम के बीच में, उस दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, वो जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, एटम के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं प्रायोरिटी देनी है, चार्ज की प्रायोरिटी देना है। तो सीधी सी बात है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा उस पर चार्ज होगा, ठीक, वो ज़्यादा चार्ज बनाएगा। तो सीधा सा मतलब है, फ्लोराइड जो होता है, फ्लोरीन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो सीधा सा मतलब है HF की
HF का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, फिर HCl का, फिर किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का हो जाएगा, HBr का डाइपोल मोमेंट, फिर उसके बाद किसका लास्ट में आएगा, HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो ये डाइपोल मोमेंट का क्रम है, ऑर्डर है, ये बात याद रखिएगा। चार्ज वाला जीतता है, डिस्टेंस वाला नहीं। डिस्टेंस को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, पर डिपेंड दोनों पे करता है। डाइपोल मोमेंट चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और चार्ज कहाँ से डेवलप होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इसमें फ्लोरीन की ज़्यादा है। ठीक है, ये नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। ओके, हाँ, हमने डाई एटॉमिक के केस में हमने बात कर लिया है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, म्यू कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। म्यू को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डाइपोल मोमेंट, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करना चाहूँ, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, इसको कैसे लिखा जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्यों क्या है, चार्ज है। क्या है ये, चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ये कूलाम में है। अगर इसी एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ESU, एक यूनिट होती है ESU, उसमें कितना चार्ज होता है, तो हो जाता है 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU। ठीक है, ये बात तुम्हें पता करनी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब कहानी क्या है, कहानी ये हो जाती है कि ये तो बात रही तुम्हें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की, चाहे कूलाम की बात करो चाहे ESU की बात करो। ये कूलाम में है, ये ESU में चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज के लिए आ गया। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, सीधी सी बात है, बॉन्ड लेंथ। ठीक, और बॉन्ड लेंथ हमें सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है। जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे चार्ज, ये कंपलसरी होता है कि तुम चार्ज इसमें लिखो, इस वाले सिचुएशन में, यानी कि तुम्हें किस में लिखना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU। और यहाँ पे सीधा सा मतलब है, तुम्हें याद करना है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्या लिखना होता है, चार्ज लिखना होता है। चार्ज तुम चाहे इसमें लिखो चाहे किसी में भी लिखो, ठीक, तुम्हें चार्ज लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जनरली तुम्हें ESU में ही लिखना होता है, जो कि तुम्हारा आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻8। और तुम्हें डिस्टेंस लिखनी है सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻8। ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला याद करना है किसी भी हालात में, ये फार्मूला तुम्हें याद ही करना है। ठीक है, ये फार्मूला तुम्हें याद ही करना है। एक मिनट, कहाँ मैंने किया, एक मिनट, यहाँ पे 10⁻⁻8 अपान में नहीं रहेगा, मैंने इसको फ्लो में नीचे में लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चार्ज तुम्हारा किस में आएगा, चार्ज आएगा तुम्हारा 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU में, और ये तुम्हें डिस्टेंस लिखना होता है सेंटीमीटर में, ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस बोले तो बॉन्ड लेंथ तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, उसके लिए चाहे जो करो तुम। ठीक है, तो सेंटीमीटर में जब तुम कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो चार्ज को तुम्हें ESU में लिखना है और डिस्टेंस को तुम्हें सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है ना, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको तुम्हें लेना है 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU चार्ज है, चार्ज का यूनिट है, और डिस्टेंस तुम्हें लेना है सेंटीमीटर में, ये बात याद रखना है तुम्हें। ठीक, ओके, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में आगे बढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट में आगे बढ़ते हैं। अभी इसका यूज नहीं है, ये जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म में इसका यूज अभी नहीं है। यूज कब आता है, जब हम लोग
आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं किसमें, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, तो उस केस में हमें ये देखना होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लगाना होता है, बाकी नहीं, सिंपली हम लोग बता कर लेते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बात किया था कि जब एटम्स क्या हो, मॉलिक्यूल कैसा हो, डाई एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक के केस में हमने बात किया कैसा, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पॉली एटॉमिक है, कैसा है, पॉली एटॉमिक है। ध्यान दीजिएगा, पॉली एटॉमिक के केस में इसमें कंडीशन बनती है, फर्स्ट नंबर कंडीशन बनती है इफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, और ध्यान दीजिएगा कोई लोन पेयर हो ना हो, नो लोन पेयर, नो एनी लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, इस पर लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है, और ध्यान देना इसकी जो सिमेट्री है, सिमेट्री की जब मैं बात करूंगा तो वो होना चाहिए लीनियर सिमेट्री। कैसी होनी चाहिए, लीनियर सिमेट्री होनी चाहिए। तो उस केस में जो उसका म्यू होता है वो 0 होता है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब कहानी क्या होती है कि अगर तुम्हें, और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि सराउंडिंग एटम्स भी समान होने चाहिए। अच्छा, वो कंपलसरी नहीं होता, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स सेम हो जाए तो वो कंपलसरी नहीं है, सराउंडिंग एटम कभी कभार सेम भी रहते हैं, तब भी क्या होता है, उनका डाइपोल मोमेंट आता है, 0 नहीं होता है, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा इसमें। तो दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें, दूसरे कंडीशन में इफ मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिक हो, और सीधी सी बात है उस पे लोन पेयर हो, और लोन पेयर भी होना चाहिए, और लोन पेयर जब होगा तो उस केस में ध्यान देना, उस केस में उसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, म्यू ना कुछ तो आएगा ही आएगा, और वो पोलर हो जाता है। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले आप इसको लिखिए, तो मैं इसके बाद इन दोनों के एग्जाम्पल्स की चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलिए आ जाइए जरा, आ जाइए। अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जब तुम्हें दिया गया है मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और उसमें लोन पेयर नहीं है, जैसे तुम्हें दिया गया है BF3, ठीक है, जैसे तुम्हें दिया गया है BF3, इस केस में जब तुम बात करोगे, ध्यान देना, BF3 के केस में जब तुम बात करोगे, BF3 के केस में बात करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाना कौन से लेक्चर में मैंने बताया था तुम्हें, शायद दूसरे नहीं तीसरे लेक्चर में मैंने तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाना बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये बोरोन हो गया, अब यहाँ पे मैंने एक फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर को डायरेक्शन, ये इसका डाइपोल का मूवमेंट का ये इधर, तो ओवरऑल सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका म्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसमें मैं बात कर लेता हूँ, जैसे तुम्हें दिया गया है कोई और मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे तुम्हें दे रखा है SO2, SO2 के केस में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से बनेगा SO2 के केस में जब तुम बात करोगे तो सल्फर को बीच में रखो, ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे रखो, ऐसे रखोगे, इधर को आएगा, इधर को जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉलीएटॉमिक के केस में अगर सिमेट्रिक हो गया, लोन पेयर नहीं है, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है। ठीक, आगे मैं बात करता हूं, लिख लिया इसको, ओके। चलिए अभी मैं सेकंड कंडीशन की बात कर लेता हूं। सेकंड कंडीशन में जैसे तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है, तुम्हें
कौन सा मैं ले लूँ यार, तुम बताओ। सल्फेट की बात कर लेता हूँ। तुम्हें सल्फेट दिया गया है, अगर तुम्हें सल्फेट दिया गया है तो इसके स्ट्रक्चर को तुम बनाओगे। सल्फेट के केस में ध्यान देना, यहाँ पे देखो सराउंडिंग एटम समान रहेंगे पर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, मैं इसको कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इस केस में मैं बात करूँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे लोन पेयर रहता है, ध्यान देना। यहाँ पे लोन, ये जो रहते हैं लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर रहता है, यहाँ पे भी लोन पेयर रहता है। इसमें से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मान लो ये है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड। पहली बात तो सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, सल्फर को, हाँ सल्फर मेनली कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, अगर टोटल बॉन्ड बनाना चाहे तो वो 6 बना सकता है। ठीक है, अगर ये 6 बनाना चाहेगा तो इस केस में ध्यान देना, अगर मैं इसमें बात करूं 2 2 4 1 5, यहाँ 5 तो 7 हो रहा है, तो एक इसमें से हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक कोवेलेंट होता है और एक हो जाता है आयनिक बॉन्ड। हालांकि ये सभी कोवेलेंट है, ये जो होता है आयनिक बॉन्ड हो जाता है, एक आयनिक बॉन्ड हो जाता है इसके केस में। ठीक है, यहाँ पे बना दो, नहीं तो इसको आयनिक बोल दो। इसमें जो है ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इन पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचा जा रहा है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है तो इसका मतलब ये आयनिक हो गया। अब ध्यान देना, डायरेक्शन इधर को ज़्यादा हो जाएगी तो इसका म्यू जो होता है नेट, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, कुछ ना कुछ आता है, डाइपोल मोमेंट इसका कुछ आ जाता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो आप लोग। मैं और कौन सा एग्जांपल लूँ यार, जैसे मुझे दिया गया है PCl3। ठीक है, ओके, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, अच्छा भी है। PCl3 की बात करते हैं, मान लो फास्फोरस है, ट्राइक्लोराइड है, कुछ इस तरह से क्लोरीन बनेगा। ठीक है, और पर इस पे फास्फोरस पे एक लोन पेयर भी रहेगा इस तरह से। इसका डाइपोल मोमेंट देखो, इधर को भी तो आएगा, इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, लेकिन इसका वाला ज़्यादा होता है, जो लोन पेयर होता है वो मोर होता है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन करना है, जो भी ऐसा आपको अच्छा लगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने डाइपोल मोमेंट आपको बता दिया। ठीक है, हालांकि डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते ही हो, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उधर को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और जो भी कंडीशंस आ रही थी वो सारी कंडीशंस मैंने तुमको बता दिया, वो याद करना है तुम्हें। ठीक, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंदी हो रहा है, थोड़ा फास्ट मुझे चलना है। ओके, हालांकि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, नहीं तो सोचो छोड़ रहा हूँ मैं। एक मिनट देख लेता हूँ। ओके, ठीक, ओके ओके, क्या होगा यार, हाँ, ये मैं मिटा ही देता हूँ, डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान देना। जैसे तुम्हें दिया गया है, ध्यान देना, हाँ, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जब तुम्हें देखना होता है, मान लो तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है, 2 एटम्स दिए गए हैं, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपने जब पढ़ा था फजान्स रूल, ठीक है, फजान्स रूल्स के बाद आप लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा था। पोलराइजेशन के केस में आपने ये देखा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन में आपने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड बने तो होते हैं, पर क्या होता है, उसमें भी आयनिक कैरेक्टर होता है, या फिर ऐसा देख सकते हो कि आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है पर उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खींचा है उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, वो क्लाउड बनाएगा इलेक्ट्रॉन का, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर। अब भाई ऐसा लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन फिर से इसके साथ शेयर करना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड तो बना था पर उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ गया है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमें कोवेलेंट बॉन्ड में देखना है कि
आयनिक कैरेक्टर कितना होता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, अगर तुम्हें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पहले से जो ऑब्जर्व की गई डाइपोल मोमेंट है उसको लिखना है। ऑब्जर्व्ड म्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड म्यू और इनटू 100, ये तुम्हारा बनेगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला, ठीक है। ऑब्जर्व्ड म्यू जो होता है ये किताब में दिया जाएगा या क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जाएगा, और बाकी कैलकुलेटेड म्यू के लिए मैंने बताया ही था अभी, म्यू इज इक्वल टू तुम्हें 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ये चार्ज लिखना है क्यों के लिए, और इंटू डिस्टेंस को तुम्हें सेंटीमीटर में लेना है। ओके, ठीक है। तो ये बात आप लोग लिखिए जरा, ये फार्मूला लिखो, तो इस पर मैं सवाल करा देता हूँ, ठीक है। सवाल के लिए मुझे जगह चाहिए ऊपर, नीचे मैं लिखूंगा तो अभी थोड़ा दिक्कत बताएगा, इसीलिए इसको लिखिए जल्दी। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि HCl मॉलिक्यूल में, HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें ऑब्जर्व्ड म्यू जो है वो दिया गया है तुम्हें 1.03 डिबाई, ठीक है। अच्छा, डिबाई क्या होता है भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिबाई और HCl के जो बॉन्ड लेंथ है इनके बीच, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ तुम्हें दिया गया है, बॉन्ड लेंथ दिया गया है तुम्हें 1.275 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब ये जो दिया गया है तुम्हें -8, ये तुम्हें सेंटीमीटर में ही दे रखा है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना है इसको, ठीक। या फिर मैं ऐसे कह देता हूँ, हाँ, ये तुम्हें सेंटीमीटर में ही दे रखा है, ठीक। ओके ओके, हाँ, ये तुम्हें सेंटीमीटर में ही दे रखा है। आगे ध्यान दीजिएगा, तुम्हें दे रखा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl, तुम्हें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं मार्कर दूसरा कहाँ रखा यार, इसी से लिखता हूँ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला मैंने क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये लिखे थे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर तुमने क्यू को, ध्यान देना, तुमने क्यू को लिखा 4.8 इंटू 10⁻⁻8, तो ये ESU में हो जाता है, और डिस्टेंस को तुमने सेंटीमीटर में लिखा, तब इस केस में जो तुम्हारा म्यू आता है उसको डिबाई बोलते हैं, डिबाई में उसका मात्रक आ जाता है, मतलब इसका जो मेजरमेंट करोगे उसमें डिबाई में आता है, मतलब इसको डिबाई अब लिख दोगे, डी बाई, ठीक है। इसको डिबाई या शॉर्टकट में इसे डी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में अगर हम बात करना चाहें, तुम्हें वहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है पहले से ही, तो इस केस में अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो पहले मैं बात करूंगा, अभी जो फार्मूला तुमने लिखा था, क्या लिखा था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए तुम्हें क्या लिखना है, ऑब्जर्व्ड कितना है, ऑब्जर्व्ड तो तुम्हें दिया गया है 1.03 डिबाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें चार्ज लिखना होगा, चार्ज कैसे लिखोगे, 4.8 इंटू, अब ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे तुम 4.8 तो लिखोगे, ठीक है, एक चार्ज के लिए, लेकिन एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और टोटल HCl में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बताओ जरा। HCl में अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आता है, कितना आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन आता है, हाइड्रोजन का एक हो गया, ठीक है, क्लोरीन का हो गया 17, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू 18 करना पड़ेगा, 18 क्या करना पड़ेगा इसको, 18 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 10 की पावर -8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटू डिस्टेंस तुम्हें कितना दे रखा है, 1.275 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लोगे, इंटू में 100 कर देना क्योंकि परसेंटेज तुम्हें निकालना है। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये अप्रॉक्स में 17% ये आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में 17% ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, डिटेल में बता दिया कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बुक में है, तुम्हारे NCERT में है और फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सभी लोग लगभग ये क्वेश्चन बताते ही बताते हैं, ओके। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, जैसा अच्छा लगे, ठीक है, ओके। तो मैंने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है, ठीक। अब जो ड्रैगोज रूल वगैरह है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाता है, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। अभी जितना मैंने तुम्हें बताया, जितना भी 8 लेक्चर में मैंने फिनिश किया, ये तुम्हारे नीट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए। सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करो, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है। हाँ, होता है कभी ना कभी किसी न किसी से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक के चांसेस सभी से रहते हैं, पर मैंने जो पढ़ाया है उसमें मैं एश्योर होता हूँ, उस बात को मैं श्योरिटी देता हूँ कि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हैं, ठीक। हालांकि कुछ मिस्टेक होते हैं तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर को मैंने फिनिश किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर को लेंगे। दूसरे चैप्टर में आई थिंक बता सकता हूँ कि दूसरा चैप्टर हमें लेना कौन ज़्यादा ठीक लगेगा, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को फिनिश करेंगे इसके बाद, ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया, पीरियोडिक टेबल का ही ले लेते हैं चैप्टर, ठीक रहेगा। कि पहले तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें दोनों में मुझे पहले कौन सा पढ़ाना है तुम्हें, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक्ड होना चाहिए वो चैप्टर, तो इसके लिए मैं डिसाइड कर लूंगा, ठीक। बाकी आप लोग ये 8 लेक्चर प्रॉपरली अटेंड करो, जिससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो। पहली बात, जो भी केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, ये बहुत से स्टूडेंट का इसमें डाउट रहता है, कई बार पढ़ते हैं फिर भी इस चैप्टर में डाउट रहता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रॉपरली जितना भी लेक्चर मैंने दिया है, आप लोगों को बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग उनको शिद्दत के साथ अटेंड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने की कोशिश किया है, अच्छे लेवल से उसको समझाने की कोशिश किया है, जो कि आपके माइंड में सेट हो सके, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश होता है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।